गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए आज जो है फिजिक्स के 150 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि वन लाइन क्वेश्चन है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ, इसलिए मैंने ये वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। और वह ही जो भी क्वेश्चन है इसमें वह बहुत बार एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने आपको इसके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। तो प्रकाश के छोटे छोटे कण से जो मिलकर बना है उसे फोटोन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो वह अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो हाइगेंस के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए अगला क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंग के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है, तो अनुप्रस्थ होने की जो पुष्टि होती है वह ध्रुवन के कारण होती है। प्रकाश का चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, मैक्सवेल ने। नेक्स्ट है कि किसने सर्वप्रथम दिखलाया कि प्रकाश तरंगों में विवर्तन होता है, तो ग्रेमाल्डी ने बताया था। अगला है कि प्रकाश का विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया, तो प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, तो ध्रुवन। ध्रुवन जो है प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। नेक्स्ट है कि किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, तो विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करती है, तो ध्यान रखिएगा कौन सी करती है, तो व्यतिकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, तो तरंग और कण दोनों के समान होती है। ऑप्शन में आपको तरंग और कण दोनों रहेगा और एक जगह तरंग और एक जगह कण रहेगा, तो ध्यान रखना है तरंग और कण दोनों एक साथ होना चाहिए इसका आंसर। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रकाश की ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था, तो रोमर ने मापा था। प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है, तो निर्वात में होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि प्रकाश के माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ क्या होती है। अगर तापमान में वृद्धि की जाए तो वैसी ही रहती है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश का जो गति है वो तापमान के साथ ना तो बढ़ती है ना ही घटती है, वो स्थिर रहती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम कौन सा है, यानी सबसे कम किसमें है, फिर उससे ज़्यादा किसमें और सबसे ज़्यादा किसमें है। ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है जल में सबसे कम होता है, फिर उसमें उसके बाद कांच में और हीरा में सबसे ज़्यादा होता है। हीरा का क्रांतिक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक आने वाले प्रकाश में लगभग कितना समय लगता है, तो 1 सेकेंड यानी 1.33 सेकेंड होगा लगभग, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है एग्जैक्ट टाइम। अगला है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो किरीट कहते हैं या उसे कोरोना कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय का कितना होता है, तो 460 सेकेंड होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण का। चलिए अगला देखते हैं क्या कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होगा, तो चंद्रमा बीच में आ जाती है, ध्यान रखिएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो चंद्रमा बीच में आ जाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आती है तो सूर्य ग्रहण होता है। उसी तरह जो है चंद्र ग्रहण कब होगा, ध्यान रखिएगा। तो चंद्र ग्रहण में पृथ्वी बीच आ जाती है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी किसके बीच आती है, तो चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण लगता है, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्र ग्रहण कब घटित होता है, तो पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, ध्यान रखिएगा। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है वह कटा हुआ हीरा अत्यधिक चमकता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ है,
सिक्का किस कारण से उठा हुआ प्रतीत होता है? पानी से भरे बर्तन में एक सिक्का पड़ा हुआ है और वह जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? उठा हुआ प्रतीत होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई देता है, तो किस कारण से दिखाई देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है ऐसा। जब कोई कम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, उसकी व्याख्या की जा सकती है। तो किस तरह से व्याख्या की जा सकती है? तो अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन की घटना के आधार पर। ये जो सीडी डिस्क होती है, वो जो चमकता है सूर्य की रोशनी में, वह क्या होती है? अपवर्तन, विवर्तन और परागमन की परिघटना के आधार पर वो इस तरह से दिखाई देती हैं। अगला है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल के सतह के ऊपर वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? तो ध्यान रखना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई छड़ किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरण विलंब माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है? तो अविलंब की ओर झुक जाती है। चलिए, प्रकाश के अपवर्तन के इतने सारे एग्जाम्पल हैं, तो बहुत सारे पूछे जाते हैं और हर एक बार पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों द्वारा परावर्तन के कारण। पेट या शरीर में इन्हीं आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोप आधारित है। किस लिए? तो पूर्ण आंतरिक परिघटना के कारण। चलिए अगला देखते हैं कि एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में किस संवृत्ति के कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। पूर्ण सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश जो है कांच से वायु में जाए, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। चलिए, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है, तो वो किस कारण से दिखाई देता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट देखते हैं कि मरीचिका जो बनता है रेगिस्तान में, उसका क्या कारण है? तो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना के कारण वैसा दिखाई देता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आप जानते ही हैं, इजी क्वेश्चन है, 7 रंग होते हैं। हीरा चमकदार दिखाई देता है तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। अगला है कि संबंधित माध्यम मध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या कहलाती है? तो समग्र आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ध्यान रखिएगा। मृग तृष्णा किस प्रकार का उदाहरण है? तो विवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस के 2 सेट होते हैं और एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक, जिसे कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है, जो कि 2 लेंस एक दूसरे से सटे होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? तो आकाश का रंग जो नीला दिखाई पड़ता है उसके प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण दिखाई पड़ता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति समान बनी रहती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वातावरण में प्रकाश के विसरण किसकी वजह से होता है? तो धूलकण की वजह से होता है। ध्यान रखिएगा। चंद्रमा की सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय क्या दिखाई देता है? तो काला दिखाई देगा। नेक्स्ट है कि एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के आंतरिक में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? तो ध्यान रखिएगा, अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। अपसारी मतलब अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जब वो कांच का टुकड़ा जो है पानी में रहता है,
एक गोलक वायु का बुलबुला जो पानी में रहता है तो वह अवतल भांति की दिखता है, अवतल दर्पण की तरह दिखता है, लेकिन अवतल लेंस की तरह दिखता है, लेकिन वो कार्य जो करता है अपसारी लेंस की तरह करता है, यानी अवतल लेंस की तरह करता है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके प्रकीर्ण सबसे कम होते हैं, यानी बिखरते बहुत कम हैं और दूर तक इसे देखा जा सकता है, इसलिए जो है सिग्नलों में लाल का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण समुद्र का नीला प्रतीत रंग जो है नीला प्रतीत होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो प्रकीर्ण के कारण दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पे होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो वायुमंडल अपवर्तन के कारण इसकी व्याख्या की जा सकती है। अपवर्तन के कारण ही वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। अगला है कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्रुतिहीन होता है? तो ध्यान रखिएगा कि इसका कारण है परावर्तन। परावर्तन के कारण इस तरह से दिखाई देता है। पेरिस्कोप बनने में कौन सा प्रयुक्त होता है दर्पण का? तो समतल दर्पण। पेरिस्कोप जो है किस में प्रयोग किया जाता है देखने में? तो दूर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का उदाहरण है? तो देखिए ध्यान रखना है परावर्तन और व्यतिकरण का। ध्यान रखिएगा साबुन में जो झाग होता है और वो चमकता है वह परावर्तन और व्यतिकरण का उदाहरण है। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल के दर्पण में जो लगे होते हैं वह उत्तल दर्पण होते हैं, ध्यान रखिएगा। और हेडलाइट में जो लगे रहते हैं, ऑटोमोबाइल के हेडलाइट में जो लगे रहते हैं वह परवलय दर्पण रहता है। बिल्कुल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे ही ऑटोमोबाइल लोग देखते हैं उत्तल दर्पण मार देते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी हेडलाइट के बारे में पूछे कि हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है तो वो परवलय दर्पण रहता है। और साइड मिरर की बात करें जैसे ही तो उत्तल दर्पण होगा इसका, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो क्या है? सूर्य और सूर्यास्त के समय का लाल दिखाई देना यह अब वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। प्रकीर्ण के कारण ऐसा होता है, तो अपवर्तन का परिणाम ये नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांत की जांच के लिए वह कौन से दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं वाहनों में अग्रिपदों में किस प्रकार का इस्तेमाल करता है? अग्रिपदों का मतलब वही हुआ हेडलाइट। वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग करता है? तो परवलय दर्पण का प्रयोग करता है। मैंने पिछली बार अभी बताया है जस्ट। अगला है कि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि कार के चलते समय पीछे के यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। मानव आँख पर रेटिना पर जो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है। मानव आँख के रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई जो है कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो वो व्यक्ति अपने ऊंचाई से आधे ऊंचाई का दर्पण लाके उसमें अगर अपनी प्रतिबिंब देखेगा तो उसकी पूरी ऊंचाई उसको दिखाई देगी, पूरी प्रतिबिंब दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी वस्तु दो समांतर दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है? तो अनंत होती है। जब दो दर्पण के बीच कोई भी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि कह रहा है कि दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पे रखा गया तो उसके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका दोस्तों फार्मूला होता है जो कि बहुत ही आसान है, आप लोग आराम से कर सकते हैं।
जब दो दर्पण के बीच किसी भी एंगल से उस दर्पण के बीच प्रतिबिंब रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कितनी होगी, इसके लिए जो है इसका सूत्र क्या है, तो इसका सूत्र हो जाएगा 360 बटे जितना एंगल पे रखी गई है वो लिख देंगे नीचे, और जितना भी इसका काटने के बाद शेष आएगा उसमें से एक घटा देना है। और कब घटाना है, तो जब देखेंगे काटने के बाद वह संख्या सम आता है तो उसमें एक घटा देना। यानी सम संख्या कौन सी होती है, तो 2 4 6 8, तो सम संख्या के आंसर आगे आ जाता है अगर काटने के बाद, उसमें तो एक क्या करते हैं घटा के लिखते हैं, यानी 3 हो जाएगा। अगर विषम आ जाता है तो वही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा किसी भी दर्पण जब समतल दर्पण में दो समतल दर्पणों के बीच अगर किसी भी एंगल से रखा जाता है वस्तु को तो 360 में उस एंगल से भाग देंगे और क्या करेंगे, जो भी उसका भागफल आएगा यानी 9 चौके 36 4 बार में कट गया, तो अगर सम आता है कटने के बाद तो उसमें से एक घटा देंगे अपने मन से। अगर विषम आता है तो वही आंसर उसका हो जाएगा, उसमें घटाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये, और इस प्रकार से आप इजी क्वेश्चन से इसको इजी से बना सकेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन इस तरह से देंगे तो आप पता करेंगे। तो कह रहा है अगला है क्वेश्चन कि जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु पर 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण को कितने डिग्री पे रखना होगा, तो 90 डिग्री अभी जस्ट ऊपर बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या है, यदि दो समतल दर्पण के बीच 60 डिग्री के कोण पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा। तो आपको तो अभी जस्ट बताया क्या करना है, 360 बटे 60, 6 से कट जाएगा ये। अब देखते हैं सम संख्या आ गया, 6 सम संख्या है इसलिए 6 में से एक घटा देंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ 5 हो गया। चलिए अगला देखेंगे, अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है। अभिसारी लेंस कैसा होता है, जो एक किरणें को एकत्रित करता है। देखिए अभिसारी लेंस इस तरह से होता है, जैसे मान लेते हैं ये लेंस है और इस तरह से जो है प्रकाश आ रही है, तो ये क्या करेगा, किरणें को एकत्रित करेगी। तो एकत्रित करेगी तो इस तरह से आएगी, एकत्रित करेगी, एक बिंदु पे एकत्रित कर देती है, ध्यान रखिएगा। तो इसे कौन सा लेंस कहेंगे, अभिसारी लेंस कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और अपसारी लेंस किसे कहते हैं, देखिए नीचे में क्वेश्चन है कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो जो किरणों को फैलाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसी तरह से एक दर्पण ले लेते हैं, अब किरणों को फैलाएगा। जैसे मान लीजिए इधर से लाइट जा रही है, ठीक है, तो इधर से लाइट जा रही है तो ये किरण को फैला देगा, इस तरह से, इस तरह से जाएगा तो ये किरण को फैला देगा, इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। जो भी प्रकाश है उसका रंग जो है निर्धारित किससे होता है, तो तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। नेक्स्ट है कि हवा में पानी का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसा अवतल लेंस करता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये, पानी में जो हवा का बुलबुला है वह दिखता है अवतल लेंस की भांति, क्योंकि हवा का बुलबुला पानी में गोल होता है और आदमी को लगता है कि ये तो उत्तल लेंस है, क्योंकि इस तरह से बाहर से वो चमकदार दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वह बाहर से तो चमकदार दिखाई देता है लेकिन सिर्फ दिखता है। जब उसमें लेंस की तरह जब काम करने की बात आती है तो वह अवतल लेंस की भांति काम करता है। तो ये कन्फ्यूजन रह जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट का और गलत क्वेश्चन करके आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पानी का बुलबुला दिखता है अवतल लेंस की तरह लेकिन काम करता है, उत्तल लेंस की तरह दिखता है लेकिन काम करता है अवतल लेंस की तरह। नेक्स्ट देखते हैं कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश किस प्रकार का किरण पुंज है। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य का प्रकाश जो है हमारे पृथ्वी पर समांतर रूप से आती है, तो समांतर किरण पुंज है, ध्यान रखिएगा। डायोप्टर किसकी इकाई है, तो लेंस की क्षमता को मापा जाता है। कोई भी लेंस हो या उत्तल हो या अवतल हो या समतल हो, उसकी क्षमता को डायोप्टर से मापी जाती है। और धूप चश्मे की क्षमता कितनी होती है, तो 0 डायोप्टर। जो भी धूप में चश्मा जो पहनते हैं उसकी जो क्षमता होती है 0 डायोप्टर होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक लेंस की फोकसांतर यानी फोकस दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता कितनी होगी, तो 4D यानी 4 डायोप्टर होगी। तो कैसी होगी, तो ध्यान रखिए, मैं बता रहा हूँ कि D बराबर होता है, यानी डायोप्टर बराबर जो क्या होता है
डी बराबर होता है 1/f। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है फोकस दर कितनी है, तो 25 है, तो 1/, कितना हो गया 25। अब देखिए सेंटीमीटर में है और ये पूरा क्या है मीटर में है, तो इसलिए 100 क्या होगा 100 कितना हो गया 25 हो गया, तो 25 को 4 से काट देंगे तो इसलिए 4 डायोप्टर हो गया। ये सेंटीमीटर में है इसलिए ये भी सेंटीमीटर में हमको 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर लिखना पड़ा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 डायोप्टर हो जाएगा। उसी तरह से एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है 0.2 मीटर है। ध्यान रखिएगा ये मीटर में दिया हुआ है, इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा 1/0.2। अब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 2 से काट देंगे तो 5, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 5 डायोप्टर। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट उसी तरह से क्या है कि 5 डायोप्टर है लेंस की क्षमता, तो उसका फोकस दूरी पूछ रहा है, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा, तो 100/2, क्या कि 2 डायोप्टर है तो इसलिए फोकस दूरी कितना हो गया 50, तो ध्यान रखिएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता जो है क्या होती है, तो घट जाती है। जब भी उत्तल लेंस को पानी में डुबाएंगे तो उसकी क्षमता घट जाती है। नेक्स्ट है किसी प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों को जो विभाजित करता है उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ध्यान रखें, जब भी आप 10 में पढ़े होंगे तो वर्ण विक्षेपण जो होती है वो इस तरह से होती है, और इधर से प्रकाश आया और ये प्रिज्म है और इस तरह से प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जिससे क्या कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और सबसे ज़्यादा विक्षेपण किस रंग का होता है, बैंगनी का होता है। सबसे कम विक्षेपण लाल रंग का होता है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणों के विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि विभिन्न रंगों के किरणों का विचलन क्या होता है, तो भिन्न भिन्न होता है। इसी कारणों से वह विभक्त हो जाती है प्रिज्म से गुजरने के बाद। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनाता है, 7 रंगों से, यानी श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों के मिलने से बनती है। इसीलिए जो हम प्रिज्म से जब उसे गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसका ये प्रूफ है कि 7 रंगों से मिलके बनी है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक विचलित कौन सा होता है। ध्यान रखिए, अभी जस्ट बताया है कि बैंगनी सबसे ज़्यादा विचलित होता है और सबसे कम विचलित कौन होता है, तो लाल होता है। ध्यान रखिएगा, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं तो कह रहा है प्राथमिक रंग हैं, वे कौन से रंग हैं, प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, तो उसका ये दिखा हुआ है कि वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, यानी कोई वैसा रंग नहीं है जिससे कि उस रंग को उत्पन्न किया जा सके, तो उसे प्राथमिक रंग कहते हैं। प्राथमिक रंग में कौन कौन होते हैं, तो लाल, हरा और नीला। ध्यान रखिएगा, लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वही है कि 3 मूल रंग कौन से हैं, तो लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग बोलते हैं। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों से अलग होने की प्रक्रिया को ही वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, जो कि एक प्रिज्म से गुजरती है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है, तो लाल का होता है, और सबसे कम तो क्या होगा, नीला का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कह रहा है कौन सा रंग सम्मिश्र दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है मनुष्य को, तो सबसे जो है सुविधाजनक कौन सा होता है, तो लाल और हरा होता है। अगला है कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है, यानी किसी भी वस्तु का रंग जो हम वो देखते हैं वो क्या करता है, उस वस्तु के उस रंग को परावर्तित करता है, बाकी को वह अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण उस वस्तु का रंग हम हरा, लाल, पीला जो भी देखते हैं वो परावर्तित उसे करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा है तो लाल वस्त्र दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। जब भी किसी जगह पे हरा विद्युत बल्ब लगा हो और लाल वस्तु को वहाँ अगर हम ले जाते हैं तो लाल गुलाब को हम ले जाएंगे तो वह काला ही दिखाई पड़ेगा। तो ये जो है यहाँ पे लाल गुलाब बहुत बार पूछा जा चुका है कि किसी भी हरे विद्युत बल्ब के कमरे में लाल गुलाब कैसे दिखेंगे, तो काला दिखेंगे। ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि कुछ परिवहन वाहनों के अतिरिक्त पीली बत्तियां होती हैं। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्ती लगाई जाती है। ऐसा इसलिए लगाई जाती है, तो कह रहा है क्यों लगाई जाती है। तो पीली बत्ती प्रकाश भेजता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है और कोहरे वाली रातों को पीली बत्ती काम आती है और दुर्घटना से बच जाती है। नेक्स्ट है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग अलग करने का सही तरीका क्या है। तो प्रिज्म में डाला जाता है और सही तरीका से दिखता है कि कौन सा रंग कहाँ है। नेक्स्ट देखते हैं कि कांच का रंग लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखेगा। तो लाल कांच को अगर हम बहुत अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वह हरा दिखने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो उसके तरंगदैर्घ्य पे बहुत बार आ चुका है। सूर्य की कितने रंग होते हैं। सूर्य की किरणों में तो 7 रंग होते हैं, क्योंकि प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पे 7 रंग में विभक्त हो जाती है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वायुमंडल ना होने हो तो पृथ्वी से आकाश का रंग किस तरह से दिखाई देगा। यानी पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं हो, यानी किसी भी तरह का गैस नहीं हो, तो वह पृथ्वी से वायुमंडल जो आसमान है वो काला दिखाई देगा। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन सा रंग होता है, जिसे कि प्राथमिक रंग कहते हैं। तो वही है लाल, हरा और नीला। कह रहा है सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन है। तो बैगनी है, और सबसे अधिक तो लाल हो जाएगा। कह रहा है जब प्रकाश के लाल, हरा व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। जब लाल हरा तीनों को मिलाते हैं तो सफ़ेद हो जाता है। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिल्म की तरह काम करता है। फोटोग्राफी का जो कैमरा है वह आँख के रेटिना की तरह कार्य करता है, जिसे क्या बोलते हैं, फिल्म की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि कमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। कैमरे में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि फोटो खींचने में आती है। कि मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। मानव का जो आँख है वह रेटिना पे प्रतिबिंब बनाती है। और आइरिस का क्या काम है। तो आइरिस जो है आँख में करता है। बहुत बार है। जितने भी इसमें बहुत बार हैं, तो आपको पता चल रहा है रेटिना पर बना लेकिन उल्टा। रेटिना के नेत्र पे जो जितनी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह छोटा और उल्टा बनता है। आँख के किस भाग द्वारा प्रकाश में आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ध्यान रखिए, प्रकाश की मात्रा जितनी भी किसका है। तो आइरिस का कार्य है कि वह नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से का प्रत्यारोपित किया जाता है, दान किया जाता है। तो कॉर्निया को दान किया जाता है। कि अगर किसी को कोई आदमी नेत्रदान कर रहा है तो उसके कॉर्निया को दान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें किस प्रकार के स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होता है। तो रेटिना से। चलिए अगला देखते हैं कि एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वह 25 सेंटीमीटर होती है। ध्यान रखिएगा, बहुत जगह 25 सेंटीमीटर 25 मीटर भी दे देता है, तो ध्यान कन्फ्यूजन में लड़के 25 मीटर मार के आ जाते हैं। 25 सेंटीमीटर होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है। अगर दूर की वस्तु को नहीं देख रहा है तो उसे निकट दृष्टि दोष है। इसमें क्या होता है कि उल्टा होता है। दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा है तो उसे निकट दृष्टि, अगर दूर की वस्तु वह देख रहा है तो उसे दूर दृष्टि। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। वही बात लिखा हुआ है। कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। तो निकट में अवतल लेंस के प्रयोग करते हैं चश्मे का प्रयोग, और दूर दृष्टि में क्या करते हैं, अब उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है कि दूर दृष्टि में पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है, तो निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि में दूर की वस्तु दिखाई देती है और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ये कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि दूर दृष्टि में जो है निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और निकट दृष्टि दोष में
दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट देखेंगे, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है। तो जिसको भी दूर दृष्टि है वह क्या होगा, तो उसको उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे कि वो दूर दृष्टि जो है उसे वो बीमारी ठीक हो जाएगा। ठीक तो नहीं होगा, मतलब उसको देखने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन है कि बुढ़ापे में दूर दृष्टिता की खराबी होती है, जिसमें लेंस क्या होता है, तो लेंस बहुत अधिक छोटा हो जाता है, जिसके कारण वह दूर दृष्टि हो जाती है उसे। अगला है कि जरा दृष्टि दोष का उपचार में कौन सा लेंस का प्रयोग किया करते हैं, तो जरा दृष्टि में बायफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है कि मानव नेत्र के एक कमरे के समान है, इसमें एक लेंस निकाय है, लेंस का क्या क्या बनाता है, यह नेत्र लेंस क्या बनाता है, तो कह रहा है दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोम वास्तविक प्रतिबिंब। ध्यान रखिएगा, वही बात है कि कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, वही चीज़ को ये अलग भाषा में लिखा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, तो जो भी चश्मा प्रयोग करता है उसे सूक्ष्मदर्शी जब भी प्रयोग करना चाहिए तो उन्हें अपना चश्मा को पहने ही रहना चाहिए। बहुत जगह इस क्वेश्चन पे कन्फ्यूजन है, ध्यान रखिएगा। चश्मा पहन के ही हम दूरदर्शी का प्रयोग करेंगे तो सही तरीका से देख पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो कौन सा काम में लेते हैं, तो उत्तल दर्पण को काम लेते हैं दूर दृष्टि के निवारण के लिए। मायोपिया से क्या तात्पर्य, यानी मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम है, जिसे कि मायोपिया बोलते हैं, यानी निकट दृष्टि दोष है जिसे मायोपिया कहते हैं। हाइपर मायोपिया का क्या अर्थ है, तो हाइपर मायोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, और हाइपर लग गया तो ध्यान रखिएगा जैसे ही हाइपर लग गया तो दूर दृष्टि दोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा एक आदमी 10 मीटर से कम दूरी स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, यानी मायोपिया से पीड़ित है। मायोपिया का मतलब क्या हो गया, तो निकट दृष्टि मायोपिया का मतलब हो गया निकट दृष्टि दोष, और जैसे ही हाइपर हो जाएगा हाइपर मायोपिया तो दूर दृष्टि। करा एक आदमी 1 मीटर से कम दूरी पर जो स्पष्ट नहीं देख पाता है वह जो है किस दृष्टि से पीड़ित है, तो दूर दृष्टि से पीड़ित है। 1 मीटर की दूरी को नहीं देख पा रहा है तो उसे दूर दृष्टि है, यानी दूर की वस्तु को वह देख लेता है। निकट दृष्टि में निकट की वस्तु को देख लेता है, दूर की नहीं देख पाता है, उसी तरह से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूमेन क्या है, यानी ल्यूमेन एकक क्या है, तो ज्योति फलक का मात्रक है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का क्या मात्रक है, ल्यूमेन, यानी ल्यूमेन क्या है, तो ज्योति फ्लक्स है। ध्यान रखिए, उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया है। इस तरह से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कन्फ्यूजन में लोग गलती कर देते हैं। दूरबीन क्या है, तो दूर की वस्तु देखी जाती है। दूरबीन से क्या होती है, दूर की वस्तु को देखी जाती है। घड़ी साज घड़ी की बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे अवतल उत्तल और आवर्धक और इस तरह से और भी समतल दर्पण दे देगा तो आवर्धक लेंस होगा। आवर्धक का मतलब होता है कि वह बड़े बड़े छोटे छोटे बारीक पुर्जों को देखने के लिए आवर्धक लेंस से देखते हैं तो वो बड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो इसलिए आवर्धक लेंस होगा। यहाँ कभी भी अवतल और उत्तल लेंस का प्रयोग नहीं होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग होता है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। जब भी प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीव का अद्वितीय प्रतिबिंब देखना चाहते हैं, यहाँ पे अद्वितीय लिखना गलती हो गया, तो देखने के लिए उसका क्या प्रयोग करता है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करता है। चलिए अगला है कि दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकार के प्रकाशीय यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए, यानी आसमान में जितने भी ग्रह उपग्रह हैं उसको देखने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवतल लेंस प्रयोग होता है किसमें, तो निकट दृष्टि दोष में। अवतल लेंस हमेशा निकट में होता है और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सूर्य के छिपने से पहले दीर्घवृत्त प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव के कारण ये ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित करते हैं, तो तंतु जो है प्रकाशीय संचार वो प्रकाश तरंग के रूप में संकेत के रूप में प्रवाहित करते हैं, ध्यान रखिएगा।
तारे टिमटिमाने का क्या कारण है? अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं और कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते हैं, तो उसका क्या कारण है? अपवर्तन के कारण। किस प्रकार के कांचों में से एक परावैंगनी किरणें का विच्छेद कर सकता है? तो क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच जो होती है उसी से धूप चश्मे का प्रयोग किया जाता है, बनाने में किया जाता है, क्योंकि क्रूक्स कांच जो है परावैंगनी किरणों को विच्छेदित कर देती है और हमारे आँख को परावैंगनी किरणों के हानिकारक विकिरण से बचाती है। तो क्रूक्स कांच बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धूप चश्मे में किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है कांच का? तो क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश के प्रकारों में से किसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? ध्यान रखिएगा, जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश के कौन से रंग का तीव्र अवशोषण होता है? तीव्र अवशोषण करता है प्रकाश संश्लेषण में तीव्र प्रकाश संश्लेषण होता है तो नीले और लाल रंग में बहुत तीव्र गति से प्रकाश संश्लेषण करती है और ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो ध्यान इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। लाल और नीला में जो है जो भी प्राथमिक लाल और हरा और नीला तीन रंग ऐसे हैं जो प्राथमिक रंग हैं, तो हरा को हटा दीजिए और नीला और लाल को रखिए, जो कि प्रकाश के नीला और लाल प्रकाश में पौधे में तीव्र अवशोषण होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत तेजी से होती है। किस में उच्च ऊर्जा होती है? तो नीले प्रकाश में उच्च ऊर्जा होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कि जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तो कौन सी परिघटना प्रभावित होंगे? तो ध्यान रखिए, केवल तरंग दैर्घ्य और वेग। जब भी प्रकाश की तरंगें वायु से कांच से होकर गुजरती है तो कौन कौन से प्रभावित होंगे? तो केवल तरंग दैर्घ्य और वेग ही प्रभावित होते हैं, ध्यान रखिएगा, केवल तरंग दैर्घ्य और वेग, और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश करता है यानी अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसे स्पष्ट दिखाई देने लगती है धीरे धीरे। तो इसका क्या कारण है? तो आँख के प्रति कुछ समय के लिए अनुकूलित हो जाना, यानी वह जो है प्रकाश को अपने अनुसार ढालने लगता है, जिससे कि उसे अनुकूलित कहना कहते हैं, और प्रकाश को अपने में अनुकूलित कर लेती है जिससे अंधेरे में भी उसे धीरे धीरे स्पष्ट दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए नतोत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी निकट दृष्टि में क्या करते हैं? तो निकट दृष्टि में जब भी दोष होगा तो निकट में क्या करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, दूर में उत्तल लेंस का प्रयोग। तो अवतल लेंस को ही बोला जाता है नतोत्तर। किस तरह से बोला जाता है? तो नतोत्तर लेंस यानी अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष में प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन दर्पण का नाम थोड़ा सा दूसरे टाइप से लिख देता है जिससे कि स्टूडेंट कन्फ्यूजन करें। तो अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस जो है हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाते हैं। अगला है कि संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आजकल फाइबर ऑप्टिकल का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है और यह बहुत ही सस्ता और बहुत अच्छा उपाय है कि बहुत तेज़ी से फाइबर ऑप्टिकल का प्रयोग किया जाए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कि तार का प्रयोग नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो जब भी सूर्य शाम होती है तो वह जो है दीर्घ वृत्ताकार दिखने लगता है, इसका क्या कारण है? तो अपवर्तन है इसका कारण। अपवर्तन के कारण जो है क्षितिज के समीप यानी शाम के समय सूर्य या चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण अपवर्तन है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? यानी श्वेत प्रकाश जब भी आपको नली में पैदा करना है तो तंतु को गर्म करके जो है श्वेत प्रकाश नली में पैदा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं,
रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? बहुत ईजी है, पहले ही बता चुके हैं कि प्रिज्म से अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म से जब भी किसी वस्तु को प्रकाश को गुजारते हैं तो वह जो है क्या होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो उसी को क्या बोलते हैं कि वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, और इस तरह से वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमें सूर्यास्त वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये सब हो पाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन के विभिन्न व्यास वाले बुलबुलों को एक नली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो यह क्या घटित होगा? तो छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा और बड़ा बुलबुला हो वो क्या होगा, बड़ा होते जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या होता है? आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं फिजिक्स के हर एक चैप्टर का क्वेश्चन जो है जितना भी होगा वो हम दूंगा, और उसी तरह से केमिस्ट्री का भी दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा ताकि मैं अगला फिर वीडियो डाल पाऊँ। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है 150 कि प्रकाश की गति किस के बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? यानी प्रकाश की गति जो है धीमी कब हो जाती है? तो वह कांच में जाती है। तो प्रकाश की गति क्या होती है, धीमी हो जाती है, यानी न्यूनतम हो जाती है। किसी तारे का रंग पता चलता है उसके तापमान से। जिस तारे में जितना तापमान होता है उसका वैसा रंग होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी तिथियों में से किसमें दोपहर की छाया सबसे छोटी होती है? ध्यान रखिएगा, 21 जून को जो है सबसे छोटी छाया बनती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क के किनारे प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा जब सड़क के किनारे जाते हैं तो बोर्ड लगा होता है और उस पर जब मोड़ कहीं पे रहता है तो वह दिखाया रहता है तीर के निशान से कि इधर चमकदार वो दिखाई देता है। जब भी उस पर गाड़ी की लाइट पड़ती है तो वो उसी को बोलते हैं सोडियम लैंप। तो वह जो है बहुत चमकदार दिखाई पड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो सोडियम वाष्प के लैंप से मतलब सोडियम वाष्प द्वारा बने रहते हैं, जिससे कि वह चमकदार दिखाई देते हैं और वह दुर्घटना होने से बच जाती है, और सही तरीके से उसको रास्ता दिखाया जाता है कि मोड़ पे या कहीं और जहाँ पे टर्न है तो इस तरह से वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पानी के ऊपर तेल परत का चमकना जो है किस प्रकार का उदाहरण है? तो व्यतिकरण का उदाहरण है। अगर पानी के ऊपर आप तेल छिड़क देते हैं तो वह ऊपर में तैरने लगता है और वह चमकता है, तो व्यतिकरण के कारण ही चमकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है तरल ताल की वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो अपवर्तन के कारण जो है तरल ताल की वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है। यानी जो भी तालाब है वह जितनी गहराई रहती है उससे कम दिखाई पड़ती है, लेकिन उसमें हम अगर कूद जाते हैं तो वास्तविक गहराई तब पता चलती है और आदमी डूबने लगता है। तो ध्यान रखिएगा इसका। चलिए अगला देखते हैं कि एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो मछली जहाँ दिखाई दे उससे नीचे, ध्यान रखिएगा, मछली जहाँ दिखाई दे उससे नीचे। दोस्तों इसमें 170 के क्वेश्चन है, तो हम सोचे 150 है तो 20 क्वेश्चन और कर देता हूँ, क्योंकि 20 क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा नहीं। तो देख लीजिए और आपके लिए ही है। तो अगर दोस्तों अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा पाए। मेरा यही है कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का फ़ायदा हो पाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोटोन जो है किसकी मूलभूत यूनिट है? तो प्रकाश की यूनिट है फोटोन जो है प्रकाश के छोटे छोटे टुकड़ों को कहा जाता है, तो इसलिए प्रकाश के सबसे छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उसे ही फोटोन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये भी पूछा जाता है प्रकाश के सबसे छोटे यूनिट को क्या बोलते हैं? तो फोटोन बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव से की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो वह काला दिखाई देगा। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री अगर अंतरिक्ष में जाए तो उसको आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? वही क्वेश्चन को बार बार घुमा के पूछा जाए तो काला दिखाई देगा। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अबिंदुकता में सिलेंडरी लेंस का, उसके बाद निकट दृष्टि में
अवतल लेंस का, दूरदृष्टि में उत्तल लेंस का। और ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लेम्बर्ट नियम किससे संबंधित है, तो प्रदीप्ति से संबंध है। लेम्बर्ट का नियम किससे है, तो प्रतिदीप्ति से। चलिए अगला देखेंगे कि आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है, तो आवर्धक लेंस को उत्तल लेंस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि प्रकाशित तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उसमें प्रगामी होता है क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस घटना पर आधारित है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ये घटना होती है इस तरह से। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्यों? तो कह रहा है कि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से जो है वह कम होता है। वायु का अपवर्तनांक जो है कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, इसी के कारण प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि अच्छा लगा, या बुरा लगा तो वो भी कमेंट कीजिएगा कि हमें अच्छा नहीं लगा। जिससे कि अच्छा लगेगा तो आप लोग को हम फिर दूसरा फिजिक्स के दूसरे चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जो कि इस तरह से ऑनलाइन होगा। और एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूँगा 200 क्वेश्चन हो, 100 क्वेश्चन हो, 50 क्वेश्चन हो, तो एक चैप्टर का एक ही वीडियो में मैं सारा क्वेश्चन दे दूँगा, जिससे कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो देखिए और वो उस चैप्टर को क्लियर कर लीजिए। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए यहीं तक।